2007 में इन्होंने दावा फाइल किया सर। ये अमेंडमेंट एप्लीकेशन 2020 में है। अच्छा। और इसके बीच में 2 बार दावा डिसमिस हो गया डिफॉल्ट में, और कोर्ट ने उसका बेनिफिट इनको दिया, ये कहते हुए कि दावा चूंकि रिकॉर्ड रूम में था इसलिए ये कैसे फाइल कर दे। इन्हीं के कारण मतलब मैं दावा लगाऊं, उसके बाद 1.5 साल में अपियर नहीं हो, मैं दावा डिसमिस करा लूं, 1.5 साल बाद मैं उसको रिस्टोर कराऊं, फिर मैं 2-3 महीने चलाऊं, फिर मैं दावा वापस डिसमिस करा लूं, फिर उसको साल भर बाद रिस्टोर कराऊं, उसका बेनिफिट इनको दिया। नहीं, क्या एप्लीकेशन कौन सी डिसाइड हुई है? एप्लीकेशन इम्प्यूग्ड ऑर्डर से एप्लीकेशन इज A7 पेज नंबर 77। इम्प्यूग्ड ऑर्डर इज Impure A1. order is A1 sir, page A1. number 25. A1 at page 25, whereby application under 6 through 17 has been allowed. Allowed. Sir, may I read this on? Yes, yes, yes. Sir, the suit was filed only for perpetual injunction simpliciter. Sir, ये एक list of events आप देख लेंगे तो थोड़ा सा। आपने इसमें नहीं लगाया लिस्ट? लगाया, उसमें भी लगाया, अलग से भी देखो, वही लिस्ट है। क्रोनोलॉजी ऑफ हाँ, क्रोनोलॉजी फर्स्ट, वही देख लें। बताओ ना। Sir, the suit was filed on 26/4/2007. आप तो सिर्फ इसमें देखो पॉइंट अभी पढ़ने, चलो आप बताना चाहो तो बता दो थोड़ा और। नहीं आप सर कि ऑर्डर 6 रूल 17 में इट हैज बीन अलाउड। सर मैं इंपियन ऑर्डर एक बार पढ़ दूं। What is that will be more beneficial. That would be more better. सर ये पेज नंबर 26 का लास्ट पैरा देखें आप। मतलब देयर विल बी 2 पॉइंट्स, वन इज व्हाट दे हैव डन कि पहले सूट परपेचुअल इंजंक्शन सिंप्लिसिटर का मांगा और उसके बाद पोजीशन की रिलीफ ऐड करने की कोशिश करी। जो पोजीशन की रिलीफ जिसमें 2007 में ही इनको मालूम था कि मेरा कब्जा है। सूट आप उसका नंबर भी बता दें जी। सूट नंबर क्या है? सूट नंबर है RCS A सूट नंबर तो 35A/10 है। 35A/10 रीनंबर्ड है सर। 35A/10 2010। हाँ, बट इट इज रीनंबर्ड। हाँ, ये एडमिटेड पोजीशन है कि दावा 2007 में पहले 13A/2007 था। फाइल्ड ऑन, सर उसका पुराना नंबर भी लिख लें, 13A/2007। फाइल्ड ऑन 26/4/2007। 26/4/2007। ठीक। And it was a suit merely for perpetual injunction simpliciter. For perpetual injunction. ठीक। And now they have incorporated. They want to incorporate a relief of possession after 13.5 years. That hasn't allowed. That has been allowed. Through 70. और मैं प्लेंट से और अमेंडमेंट एप्लीकेशन से पढ़ के बता दूंगा कि जिस दिन इन्होंने प्लेंट फाइल किया उस दिन भी इनको मालूम था कि मेरा कब्जा है, और इन्होंने ये चीज प्लेंट में और अमेंडमेंट एप्लीकेशन दोनों में एडमिट करी। तो सवाल ये उठेगा कि कोई टाइम बार्ड रिलीफ बाय वे ऑफ अमेंडमेंट आप डाल सकते हो क्या? तो ये कितने टाइम बार्ड हो गई थी? सर 13.5 साल। आर्टिकल 65 क्रॉस कर गई। और मतलब on the date of suit they were aware that they are not in possession. They were not in possession, they were aware that I am in possession. ये मैं आपको 2 मिनट में अभी बता दूं। हाँ बता दो सर। सबसे 2 मिनट एमपीएन ऑर्डर देखने से पहले सर पैरा पेज नंबर 26 का लास्ट पैरा से मैं पढ़ने की अनुमति चाहूंगा। बर्ड, हाँ इसका एमपीएन ऑर्डर का पैरा सर ये लास्ट पैरा रहेगा, पेज नंबर 26 का लास्ट पैरा। लास्ट, हाँ बताओ। पेज नंबर 26 खोलो। वो पक्ष को सुनने और इसमें इश्यूज भी फ्रेम हो गए थे, मतलब ट्रायल कमेंस हो गई थी। हाँ बताओ। उभय पक्ष को सुनने व प्रकरण के परिशीलन से विदित है कि वादी द्वारा यह वाद वादग्रस्त भूमि स्थित कस्बा महेश्वर खसरा नंबर 199 रकबा 0.089 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण को निर्माण करने से रोके जाने संबंधी स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। सर मेरा सर्वे नंबर 200/200/1 और वो है एडजेसेंट लैंड से में किया गया है, एवं वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत 39 नियम 1-2 सीपीसी वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा का लिखित जवाब प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया, एवं साथ में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि अंतिम निराकरण में वादग्रस्त भूमि पर किया गया निर्माण
वादी के हक में पाया गया तो प्रतिवादी स्वयं के खर्चे पर उक्त निर्माण हटा देगा। अर्थात उक्त शपथ पत्र पर व्यक्त की गई उक्त बात अंडरटेकिंग की प्रकृति की ही है, जिसे मानने हेतु प्रतिवादीगण बाध्य थे। सर ये 39(1) और 2 में हमने अंडरटेकिंग दी थी, परंतु उक्त अंडरटेकिंग के बावजूद प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का पैकी रकबा 24/8/19 को तृतीय पक्षकार को विक्रय करते हुए दुर्भावना दर्शाई है। सर मैं ये भी डिनाई नहीं करता कि 24/8/19 को मैंने प्रॉपर्टी बेची है। टोटल प्रॉपर्टी बेच दी? नहीं, एक पर्टिकुलर हिस्सा सर ये जब दावा डिसमिस हो गया था तब बेची मैं। मैं आपको आगे वही रिकलेक्ट कराना चाह रहा हूं कि ये जो दुर्भावना मेरे लिए बता रहे हैं, जब दावा पेंडिंग ही नहीं होगा और मैं बेचूंगा तो ये दुर्भावना कैसे? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्क्लोज बिफोर द ठीक है। एवं प्रकरण के अवलोकन से सर ये डेट्स थोड़ा सा देखें। 24/8/19 की मेरी सेल है सर। ठीक है। 2007 का दावा है। एवं प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि दिनांक 17 जुलाई 15 मालूम गॉट इट 17, हाँ ठीक है ना, 17 जुलाई 15 को वादी की अनुपस्थिति में वादी की अदम पैरवी में निरस्त हो गया था। ठीक है। जिसे दिनांक 20 मार्च 2017 को पुनः नंबर पर लिया गया। मतलब वो 1.5 साल का पीरियड सर, 17 जुलाई 15 से 20 मार्च 2017। ठीक है। ऑलमोस्ट 1.5 years। सूट वॉज डिसमिस्ड फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक। आगे देखें सर। एवं इसी प्रकार यस दिनांक 10/12/18 को यस वादी की अनुपस्थिति में वाद पुनः निरस्त किया गया। उसके बाद वापस 1 साल 3 महीने के लिए, जिसे दिनांक 10 फरवरी 20 को पुनः नंबर पर लिया गया। यस सर अब आप मेरा ट्रांजैक्शन की डेट देखें। हाँ ठीक, देख लिया। मतलब वो एट द टाइम द सूट वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस, और पहले 1.5 साल के लिए डिसमिस हो चुका था, फिर 18 में फिर से डिसमिस कराया, ठीक, फिर 20 में फिर से रजिस्ट्रेशन लगाई। अर्थात यदि प्रतिवादीगण द्वारा व्यक्त की गई यह बात की वादी को वाद प्रस्तुत करने के पूर्व भी प्रतिवादीगण के वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य होने की जानकारी रहती एवं उसके पश्चात दिनांक 12/2008 सीमांकन रिपोर्ट से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण की आधिपत्य की जानकारी लग चुकी थी, तो भी प्रकरण 3.5 वर्षों तक दाखिल रिकॉर्ड रहा था एवं दाखिल रिकॉर्ड रहने के दौरान संशोधन की कार्रवाई की जाना संभव नहीं था। सर आई पॉज हियर फॉर अ मोमेंट। कैन यू गिव एडवांटेज टू ए स्लीपिंग प्लेंटिफ जिसके कारण खुद के कारण दावा डिसमिस रहा और उसका एडवांटेज इन्हीं को दे दिया? मतलब मेरी प्रॉपर्टी, मेरा नुकसान कुछ भी नहीं। ठीक है। दिस इज एब्सर्ड फाइंडिंग सर। दिस रीजनिंग इज एब्सर्ड, क्योंकि जिस प्लेंटिफ के कारण सर दावा साथ में फाइल किया, 1 साल 6 महीने तक डिसमिस रहा, फिर रिस्टोर हुआ, फिर 1 साल 2 महीने तक डिसमिस रहा, और उसका बेनिफिट किसको दे दिया? उन्हीं को दे दिया। आगे वह प्रतिवादीगण ने स्वयं दुर्भावना पूर्वक कृत्य करते हुए वादी की अनुपस्थिति में निरस्त हो जाने के तथ्य एवं वादग्रस्त भूमि स्वयं के कब्जे में होने के तथ्य का नाजायज फायदा उठाते हुए वादग्रस्त भूमि के कुछ भाग को विक्रय कर दिया गया है एवं उक्त संशोधन से उभय पक्षों के मध्य वास्तविक विवाद निराकरण होना संभव है। सर ये मेरी दुर्भावना कैसे हो सकती है जबकि दावा डिसमिस 2 बार हो चुका है? मतलब आई शुड वेट, और नॉट ओनली, मतलब मेरे को क्या एब्रप्टली इनफाइनाइट टाइम तक वेट करना था कि ये रजिस्ट्रेशन लगाएंगे तब तक आई शुड नॉट डील विद माय प्रॉपर्टी? मतलब देन द लॉ शुड बी दैट वंस द सूट इज फाइल्ड एंड इट इज डिसमिस्ड फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, देन द डिफेंडेंट शुड वेट before he takes any action for him to file a restoration. ठीक sir, so sir this is the exact reasoning, and कोई हानि एवं संशोधन स्वीकार करने से प्रतिवादीगण को ऐसी कोई हानि नहीं होती है जिसकी पूर्ति द्रव्य से की जाना संभव नहीं है एवं संशोधन इस प्रकरण पर स्वीकार नहीं किया जाता तो वाद बहुलता बढ़ना संभव है एवं संशोधन स्वीकार किए जाने से सभी बिंदुओं का एक ही प्रकरण पर निराकरण किया जाना संभव है। इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा दर्शाई गई दुर्भावना एवं लगभग 3.5 वर्षों तक प्रकरण का दाखिल रिकॉर्ड के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए न्याय दृष्टांत के तंत्र में परिस्थिति में इसको अलाउ कर दिया। Sir, my respectful submission, prima facie, this order should go on these 2 counts itself. Before I even go into the legal points, what is basically happening, a sleeping plaintiff, in order to blackmail me, to create a pressure on my property, वो 2007 में दावा लगाता है। Now you were
saying that इनको मालूम था? हाँ, मैं वहां पे गया। this relief is time barred. हाँ, मैं ये भी बताया था सर। इसमें भी आया है कि इनको उस सीमांकन से पता चल गया था। इन्होंने एक कंप्लेंट करी थी सर 2007 में दावा लगाने के बाद, 2008 में जो है 2008 में। और आप इनकी अमेंडमेंट एप्लीकेशन देखें, विच इज ऑन पेज नंबर 71 देखें सर। क्या है A2 A3 इसको क्या सर ये है A7। A7 यस ये खुद ही के अमेंडमेंट में लिख रहे हैं, ये इनकी खुद की अमेंडमेंट एप्लीकेशन है सर। 2 मतलब गॉट इट, 2 पेज नंबर 71 पे 2 मतलब इंटरनल पेज नंबर 2 पैराग्राफ 5 का बाद 2 मतलब गॉट इट। यस मैं रीड विद ड्यू परमिशन सर। यस यह कि वादी की भूमि से लगी हुई अन्य भूमियों व वादी की भूमि का सीमांकन श्रीमान सहायक अधीक्षक महोदय भू अभिलेख कार्यालय खरगोन द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2008 को किया होकर इस संबंध में मौके पर पंचनामा फील्ड बुक आदि तैयार की होकर उस सीमांकन में वादी की भूमि खसरा नंबर 199 रकबा 0.089 हेक्टर पेकी रकबा 0.025 हेक्टर पर अतिक्रमण होकर पक्की दुकान स्वर्गीय बालकृष्ण सराफ द्वारा बनाई गई होना पाया गया है। उक्त दुकानें प्रतिवादीगण द्वारा बिना अनुमति निर्मित की है, साथ में सीमांकन के दस्तावेजों को प्रमाण पेश। तो जिस प्लेंटिफ को 2008 में सीमांकन के बारे में पता चल गया है, वो ये नहीं कह रहे कि 2008 का सीमांकन मुझे 2020 में पता चला, वो ये कह रहे हैं। और सर इस पे आप एनेक्सर A4 देखें, पूरी जांच हुई है। दैट इज एनेक्सर A4 पेज 54 सर। मतलब गॉट इट सर। इसमें सगीर कुरैशी एंड पुरुषोत्तम पिता गिरधारी लाल जी सराफ, मतलब गॉट इट। सेकंड जो अभी रिस्पॉन्ड नंबर 1 है सर। सगीर कुरैशी पुरुषोत्तम पिता गिरधारी लाल। हाँ, जो रिस्पॉन्ड नंबर 1 है, प्लेंटिफ इन द मैटर, ही फाइल्ड एन, ये इसी समय पे वो सीमांकन रिपोर्ट बनी थी। इसने ये कहा था कि मैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं वो गवर्नमेंट की जमीन पे कर रहा हूं, पहले ये कहा। तो तहसीलदार ने पूरा सीमांकन करा के सर ये कंक्लूजन निकाला है। पेज नंबर 55 देखें आप, इसके पीछे वाला पेज। यस मैं रीड विद द परमिशन सर। मेरे द्वारा, मैं सेकंड लास्ट पैरा पढ़ रहा हूं सर, मैंने इसकी टाइप कॉपी भी लगाई पीछे। माय लॉर्ड कैन रीड इट। मेरे द्वारा, यस मेरे द्वारा राजस्व निरीक्षक महेश्वर से जांच प्रतिवेदन लिया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन में दर्शाया गया कि अनावेदक द्वारा बालकृष्ण पिता पन्नालाल जी सराफ द्वारा बाबा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण दस्तावेजों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। वर्ष 93-94 की B1 तथा खसरा पंचनाला 200, 202, 203/2। सर इनका मैं मालिक हूं और दावा 199 पे लगा है और ये एडजेसेंट लैंड है। और उसने 2008 में दावा फाइल करने के बाद ये कंप्लेंट करी थी, तो इसने ये होल्ड किया था कि मैंने अपनी जमीन पे ही कंस्ट्रक्शन किया। क्षेत्रफल 0.25, 0.20 पर सिराजुद्दीन पिता ग्यासुद्दीन वगैरह का नाम दर्ज है तथा धारक के रूप में बालकृष्ण पिता पन्नालाल का नाम दर्ज है। धारक कब्जेदार के आधार पर तत्कालीन अनुभागीय अधिकारी राजस्व सोएंसो के नाम से प्रतिवर्ष के मान से निर्धारण किया गया है। और सर एंड में आप देखें, उपरोक्त दस्तावेज राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक बालकृष्ण पिता पन्नालाल सराफ द्वारा उसके द्वारा धारित कब्जे की भूमि पर ही दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, शासकीय राजस्व की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया। तो व्हाट इज हैपनिंग कि पहले दावा लगाता है कि मेरी जमीन पे किया, फिर एक शिकायत करता है कि सरकारी जमीन पे किया, और उसकी रिपोर्ट बनती है और उसमें ये कहते हैं कि नहीं आपने आपकी जमीन पे ही करा है। और उसके बाद भी 2008 की सीमांकन रिपोर्ट इसके नॉलेज में नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। 13.5 साल बाद अमेंडमेंट लेके आता है। इनको बुलाया गया था इसमें जी। इस आवेदन किसने दिया था? ये आवेदन पुरुषोत्तम सराफ ने दिया ना सर। यू आर पुरुषोत्तम सराफ? नहीं, वादी है पुरुषोत्तम सराफ। अच्छा, आप देखें एप्लीकेंट पेज नंबर 54 देख रहे हैं सर, एनेक्सर A4। हाँ A4 मैलोट देखें।
A4 तो 24। वो ओनली लॉर्डशिप वो शासकीय राजस्व की भूमि की दुकानों के लिए मैं था। कंप्लीट कर लूं? हाँ A4 में 56 पे देख रहे थे। A454 पेज है, रनिंग पेज सर। हाँ इसमें देखिए पुरुषोत्तम पिता गिरधारीलाल हाँ सर, ठीक है। इसी ने कंप्लेंट करी सर, और बालकृष्ण डिफेंडेंट है, जो ठीक। पिटिशनर है अभी आपके सामने, ये जिसके लीगल एड्स पिटिशनर है सर। इससे ये सामने आया कि ये रिपोर्ट है 31/8 की है। हाँ 31/3/8 है। 13/10/8 है सर, ये ऑर्डर है नहीं सर। नहीं, आदेश आज दिनांक 31/3 कुछ लिखा हुआ है इसमें। 13/10/2008 नहीं, आखिर में लिखा है आदेश आज दिनांक 31/3/2008 को मेरे। आपको मेरे, हाँ बिल्कुल सही सर, हम्म 31 मार्च 2008। हम्म और सर ये भी आप रहने दें, मैं तो इनकी अमेंडमेंट एप्लीकेशन का पैरा पढ़ के बता रहा हूं। ये जो 2A का ये अमेंडमेंट, ऊपर लिखा है 13/10/2008 और नीचे लिखा है 31/3/2008। आदेश दिनांक जो है 13/10/2008 ऊपर लिखा हुआ है, हाँ और आखिरी लाइन में इन्होंने लिख दिया है सर वो डेट का कुछ एरर हुआ हाँ होगा, हाँ ठीक। बट ये अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है, रिपोर्ट है ये रिपोर्ट और रिपोर्ट इन्हीं के आवेदन पे बदल। इन्हीं के आवेदन पे बनी। और अपनी अमेंडमेंट एप्लीकेशन में ये कहते हैं पैरा 2 में कि 12/2/2008 से इनको मालूम था सीमांकन की मैंने इनकी जमीन पे कब्जा कर लिया। ये एप्लीकेशन कब फाइल की है? 6/17 वाली। ये 6/17 की एप्लीकेशन फाइल हुई है सर, 25/2/2020। तो कितना टाइम हो गया इनको? 12 ईयर्स। 13 ईयर्स सर। 25/2/2020। From the date of filing the suit and even from application more than 12 years। क्योंकि इनकी अमेंडमेंट एप्लीकेशन में ही लिखा है कि जो रिपोर्ट है दैट इज 12/2/2008, और ये एप्लीकेशन फाइल हुई है 25/2/2020। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 12/2/20 को 12 साल हो गए। On this ground that he has not asked for possession for 12 years, therefore it is a time burn। इस पे मैं आपको जजमेंट में दूंगा। और इसके प्लेंट भी देखें, प्लेंट में भी ये कहता है कि मैंने गिट्टी डाल दी और मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। ये आप इसका प्लेंट का पैरा नंबर, तो पोजेशन ने मांग किस जमीन कर रहे हैं जिस पे आपने कंस्ट्रक्शन किया उसका? हाँ, और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो मेरी जमीन पे ही कंस्ट्रक्शन किया है, और उसकी जांच भी कर चुके पहले, मतलब दावा लगाया कि हमारी पे कर रहे हो, जब वो नहीं चला तो बोले सरकारी पे कर रहे हो, सरकारी में जांच हुई तो बोले नहीं आप आपकी 200, 201/1 और 203 पे ही कर रहे हो, और फिर उसके बाद दावा डिसमिस करा लिया, पेंडिंग रखा उसको, फिर रिस्टोर कराया, फिर डिसमिस करा लिया सर। ठीक। और सर ये आप देखें इनके प्लेन का ही पैरा 2 देखें सर। प्लेंट क्या है इसका? प्लेन का पैरा 2, नहीं, प्लेंट प्लेन का पेज नंबर, प्लेन है सर एनेक्शर A2। यस। इसका पैरा 2 देखें सर। यह कि वादी की उपरोक्त भूमि के आसपास मतलब गॉट इट, इसकी टाइप कॉपी भी लगाई है सर मैंने, जो पेज नंबर 37 पे। मैं रीड विद परमिशन सर। टाइप कॉपी दे भी थी कुछ इसमें, वो नहीं। सर पीछे पेज नंबर 37 निकाले सर। हाँ ठीक, निकालिए। मैलोड गॉट इट। इसका पैरा 2 सर, ये टाइप कॉपी है। बोलिए। यह कि वादी की उपरोक्त वर्णित भूमि के आसपास मैलोड गॉट इट प्रतिवादियों की कोई भी जमीन ना होते हुए भी प्रतिवादियों ने दिनांक 22/4/2007 की रात को अचानक जेसीबी मशीन लाकर वादी की जमीन के पश्चिम तरफ की भूमि में निर्माण कार्य करने वास्ते गड्ढा खोदने का नाजायज काम शुरू कर दिया एवं मौके पर निर्माण सामग्री पटक दी।
इतना ही नहीं, प्रतिवादियों ने वादी की मालिकी हक एवं कब्जे की उपरोक्त भरनी भूमि के पश्चिम हिस्से में नाजायज निर्माण कार्य करने की बदनीति से रात में चूने की लाइन डाल दी है, जिससे वादी को यह अंदेशा है कि प्रतिवादीगण चोरी छुपे रात बेरात वादी की उपरोक्त वर्णित जमीन पर भी नाजायज अतिक्रमण कर उस पर निर्माण कार्य का प्रयास करें। मैंने गड्ढे खोल दिए, मैंने सामग्री डाल दी, तो सर एंड इन लाइट विद द फैक्ट कि ये आपने प्लेंट में एलेज किया, फिर आपने 2008 में मेरी शिकायत करी, उसमें ये पाया गया कि मेरा तो कंस्ट्रक्शन हो चुका है और पुराना ही है, और उसके बाद फिर आपने अपने अमेंडमेंट में कहा कि 2008 में सीमांकन हो गया था। तो सर दिस ऑल गोज ऑन टू शो कि मेरा कंस्ट्रक्शन तो हो चुका था, और आपको जिस दिन दावा पेश किया उस दिन पता था कि मेरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, पर चूंकि आपको कोर्ट फीस नहीं देनी थी, आपको मालूम था कि आपको खाली प्रेशर करने के लिए दावा लगाना है, इसलिए आपने उस समय पोजीशन की रिलीफ नहीं मांगी। और ये जानते हुए सर देयर आर डायरेक्ट जजमेंट्स टू द पॉइंट that when you are aware that you are not in possession, and if you don't seek possession, and if you seek possession after the expiry of limitation period, such time barred amendment cannot be done. Sir, prior to this, there are 3 basic points on which I want to challenge this order. सर आप पहले ये देखें कि सबसे पहले किसी भी ऑर्डर को चैलेंज करने के पीछे उसकी रीजनिंग देखने की आवश्यकता है। अभी मैं लीगल पॉइंट्स पे नहीं जाना चाहता, मैं आई कम टू इट। आप पहले ये देखें कि किस ग्राउंड पे इनका आवेदन अलाउ हुआ है। क्या इन्हीं के 4 साल तक दावे को रिकॉर्ड रूम में पटकने के कारण डज दैट गिव रिपीट नहीं करे, आपने बता दिया है और हमने नोट कर लिया। और मेरी बदनीति जब दावा डिसमिस हो गया था तब क्या हुआ सर? अब ये जजमेंट सर ऑन द पॉइंट कि टाइम बार्ड रिलीफ कैन नॉट बी अलाउड सर। उसमें पहरा मार्क कर दें और मैं मार्क करा हुआ ही दे देता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है। हाँ ऊपर लिखा हुआ है, हेड नोट प्लीज। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। आपकी बात पूरी हो गई। मेरे पास है कॉपीज, मैं पढ़ता हूँ, अगर पढ़ना हो तो देख लेंगे। इट इज सेटल्ड दैट टाइम बार्ड रिलीफ कैन नॉट बी। हाँ, और ये एक और ये 3 जजमेंट सर्कुलेट किस लिए है? एग्जैक्टली टू द पॉइंट है। ये वाला जजमेंट जो मैंने आपको दिया है राधेश्याम वर्सेस मुनीर राजा, इसमें भी पोजीशन की रिलीफ सब्सिक्वेंटली ऐड करी, और कोर्ट ने ये पाया कि आपको पहले दिन से मालूम था फिर भी नहीं मांगी, और इसलिए टाइम बार्ड अमेंडमेंट अलाउ नहीं किया। दिस आर 3 जजमेंट्स ऑन दैट पॉइंट सर। राधेश्याम का कौन सा केस? सर राधेश्याम मीना वर्सेस मुनीर राजा। नहीं सर, मैंने शायद गलत ये वाला ये कुछ सर 3 जजमेंट दिए, मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार नाम देख लें आप बस। सर एक तो राधेश्याम वर्सेस मुनीर राजा, इसका हेड नोट ही देख लेंगे आप तो यू विल गैदर ऑल द फैक्ट्स। दूसरा जजमेंट है अब्दुल वसीद वर्सेस मुनी भाई, माय लॉर्ड गॉट द कॉपी ऑफ दैट? यस। और तीसरा जजमेंट है मुन्नी लाल वर्सेस ओरिएंटल फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी, सुप्रीम कोर्ट का। सर ये तीनों जजमेंट आ गए जी। अब सर 3 जजमेंट इस पॉइंट पे देना चाहूंगा कि एक बार इश्यूज फ्रेम हो गए और ट्रायल कमेंस हो गई, तो 2002 का जो प्रोवाइजो है, जब तक उसमें आप ड्यू डिलिजेंस नहीं बताओगे तब तक आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। यस। सर ये इसमें हाईलाइट करना बाकी है सर, मैं करके विद्या भाई। तीनों एक ही पॉइंट पे, तीनों इस पॉइंट पे है सर कि ट्रायल कमेंसेस व्हेन द इश्यूज आर फ्रेम, इसमें इश्यूज फ्रेम हो गए हैं, और एक बार ट्रायल कमेंस हो गई उसके बाद ड्यू डिलिजेंस के बिना यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू अमेंड। ठीक। रेस्पोंडेंट लॉर्डशिप
इसमें इश्यूज फ्रेम हो गए हैं एंड एविडेंस नहीं हुआ है स्टार्ट लॉर्डशिप। और इनका जो कहना है कि जो डिले जो बता रहे हैं ये कॉज जब हुआ कि इन्होंने एफिडेविट दिया था। मैं रीड लॉर्डशिप यही ऑर्डर का पढ़ रहा हूं मैं, जो आवेदन पेश किया था, पेज नंबर 25 पे देखेंगे लॉर्डशिप। आवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पेकी पर जबरन निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उत्पन्न पर स्थायी कौन सा पढ़ रहे हो? निषेधाज्ञा का वाद कारण 2007 में उत्पन्न हुआ था। ये इनका जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर है वो पढ़ रहे हो? नहीं, उस मेरी एप्लीकेशन में क्या था वो मेरे प्रतिवादी ने जानबूझकर विलंब कारित किया है। वह न्यायालय में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था कि यदि मौके पर वादी की भूमि पर प्रतिवादी गण का निर्माण पाया गया तो वो निर्माण स्वयं अपने खर्च से हटा लेंगे। वह प्रकरण के प्रचलन के दौरान प्रतिवादी बालकृष्ण व महेश की मृत्यु हुई, उनके वारिसों को रिकॉर्ड पर लेने के संबंधी कार्यवाही की गई थी। वह प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर निर्माण कार्य करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र के विरुद्ध जाकर निर्माण की गई दुकानों को 24/8/2019 में विक्रय किया। ये एप्लीकेशन आपकी, तो विक्रय करने से क्या होगा? कॉस्ट चेंज हो गया ना लॉर्डशिप प्लेंटिफ में। और हमारी जो जो कब्जे का है जो बता रहे हैं, तो उसके अंदर रिलीफ के अंदर तो लिखा है कि मालिकी हक एवं कब्जे की कस्बा आपकी एप्लीकेशन किया जाए। आपने बताई थी A7 है? 7A लॉर्डशिप। 7A नहीं होगी, और A7 A7 हाँ A7। हाँ। और इन्हीं ने जो पढ़ा है, उभय पक्ष के सुनने और प्रकरण के परिलीशन से विदित है कि वादी द्वारा यह वादग्रस्त भूमि स्थित सो एंड सो निर्माण करने के रोके जाने व संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था। वादों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत जब 39 रूल 1 एंड 2 का जो एप्लीकेशन दी थी उस पहला कौन सा पढ़ रहा? पेज नंबर 26 पे लास्ट लाइन लॉर्डशिप। सर की इम्प्यून ऑर्डर ही इम्प्यूग्ड ऑर्डर का ही मैं बता रहा हूँ लास्ट पे जो इन्होंने पढ़ा। इम्प्यूग्ड ऑर्डर A1 था ना? A1 से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 39 नियम 1-2 CPC वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा लिखित जवाब प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था एवं साथ में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था कि अंतिम निराकरण में वादग्रस्त भूमि पर किया गया निर्माण वादी अपने हक में पाया गया तो प्रतिवादी स्वयं के खर्चे पर उक्त निर्माण को हटा देगा। तो अर्थात उस शपथ पत्र पर व्यक्त की गई उक्त बातें अंडरटेकिंग प्रकृति की है, जिसे मान्य हेतु प्रतिवादीगण बाध्य थे, परंतु उक्त अंडरटेकिंग के बावजूद प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का पेकी रकबा दिनांक 24/8/19 को तृतीय पक्षकार को विक्रय कर दिया। उसके बाद लॉर्डशिप ये एप्लीकेशन फाइल कर। या कोई भी जो भी कब्जे में होगा वो हटाएगा। और ये जो case you have found that you are entitled for possession, so then that possession will be वो taken सूट from. का नेचर चेंज नहीं हो रहा है उसके अंदर। अगर अमेंडमेंट करते हैं विद्याबाई का जो जजमेंट दिया है, क्यों नहीं हो रहा? रिलीफ में है लॉर्डशिप। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये डिले बता रहे हैं, तो ये तो 2008-19 के बाद में हुआ है, 12 वर्षों का नहीं हुआ है। ये जो 13 साल बता रहे हैं, जिस तारीख को आपने डिमार्केशन कराया उस तारीख को और उसके पहले, वो तो शासकीय भूमि के लिए था। उसके अलावा तो और कोई आपकी वो है नहीं। जिस जगह पर आपने निर्माण कार्य करना कहा था वो खुद कह के आए थे और आपकी जो है वो सेल कर दिया हुआ 2008 में। जब सेल कर दिया तो 12 साल से ज्यादा ही हो गए। नेचर 6-17 के हिसाब से तो चेंज हो जाएगा ना। ठीक। और कोर्ट फी भर दी, अमेंडमेंट कर दिया है, एविडेंस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए लॉर्डशिप। ठीक है, देखते हैं। अंडरटेकिंग का है वो 2019 से जो डिले कर रहे हैं वो नहीं माना जाएगा। एनी स्टेज पे 6-17 का अगर कोर्ट को लगता है कि अगर उससे सूट नेचर में अगर चेंज होता है, स्टेज तो ठीक है, लेकिन क्या टाइम बार्ड हो सकता है? क्या टाइम बार्ड नहीं हो सकता। टाइम बार्ड 2019 से टाइम बार्ड नहीं होगा। 2020 में उस पे हाँ तो और 2008 का आपका नॉलेज, 8 का तो सीमांकन का उसका नॉलेज। एप्लीकेशन अमेंडमेंट 17 की एप्लीकेशन किस तारीख को फाइल करी आपने? 2020 में करी लॉर्डशिप। 25/2/2020। तो 25/2/2020 को कितने दिन हो गए आप बताओ? हो गए सर। और अब तो 21 से तो स्टे की लॉर्डशिप। किस तारीख से जो है अपन नॉलेज, डेट ऑफ नॉलेज आप देखो ना, उसमें 12/2/2008 लिखा है ना आपने। A7 देखे सर? A7 अमेंडमेंट एप्लीकेशन। हाँ, पेज नंबर 2 पैरा 2A। वो तो वहीं से डेट ऑफ नॉलेज आएगा जब से सीमांकन करा है। यस, पैरा 2A मन खुद ही लिख रहे हैं। श्रीमान सहायक अधीक्षक महोदय भू अभिलेख कार्यालय खरगोन द्वारा दिनांक 12/2/2008 को किया होकर इस संबंध में मौके पर
पंचनामा फील्ड बुक आदि तैयार की होकर उस बुक सीमांकन में वादी की भूमि खसरा नंबर सो एंड सो पेकी रकबा सो एंड सो पर अतिक्रमण होकर पक्की दुकानें बनी। जबकि उसमें तो ऐसा आया नहीं है रिपोर्ट में। मतलब जो कोर्ट में रिपोर्ट नहीं। आई है 31/8 वाली, वो रिपोर्ट नहीं, वो तो ऑर्डर है सर। वो ऑर्डर है। वो इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी मालाफाइड्स क्या है। मतलब ये पहले के कहते हैं कि आपने हमारी जमीन पे इन्होंने- करा, फिर उधर सरकारी जमीन पे करा, उस पे सीमांकन हो गया और मेरी जमीन पे ही कब्जा पाया गया। मेरा पॉइंट ये है कि मेरा कंस्ट्रक्शन 7-8 का ही बना हुआ है पर ऑलरेडी। उस समय लॉर्डशिप ने 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन देखेंगे, उसमें इन्होंने अंडरटेकिंग दे दी थी एफिडेविट पे लॉर्डशिप। अंडरटेकिंग से टाइम बार्ड रिलीफ परमिट कैसे हो सकता है? तो अंडरटेकिंग दी थी जब उसके उस समय तक का तो वही था ना कि जो एज स्टेटस कोई हो गया था ना, वो ठीक तो स्टेटस कोई जाएगा ना सर उस समय तक।